हुस्न का जलवा दिखा। मगर उसकी हरकतों से तो ऐसा लग रहा है कि मुसलसल वो अपने ठिकाने तब्दील कर रहा है। अगर आप दोनों चाहें तो दाऊद और उसके कारिंदों के बारे में मालूमात इकट्ठा करके मुझे बता सकते हैं। आईजी साहब का फोन है। जी आईजी साहब, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर दाऊद का बंदा गिरफ्तार हुआ है तो इसका मतलब है दाऊद तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। मुझे आपके ताउन की सख्त ज़रूरत है। ये बेचारे बहुत परेशान हैं। इस वक्त भी मेरे पास घर में आए हुए हैं। जी जी आईजी साहब, मैं आपकी तरफ से इनको यकीन दिलवाती हूँ। थैंक्स फॉर कॉलिंग। आईजी साहब की कॉल। दाऊद का एक बंदा गिरफ्तार हुआ है और उससे तफ्तीश जारी है। आईजी साहब कह रहे हैं कि कल तक आपकी बेटी आपके घर में मौजूद होगी। आप लोग इत्मीनान से अपने घर जा सकते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमारा इतना साथ दिया। हम जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। इसमें एहसान की कोई भी बात नहीं है, ये मेरा फर्ज था। और दाऊद को सज़ा दिलवाना मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी था, बल्कि ये सज़ा दाऊद के लिए बहुत ही कम है। हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। शुक्रिया अल्लाह हाफिज़। मैडम, हाँ, बहुत शुक्रिया। मैं अपने एक दो दोस्तों को यहाँ जानता हूँ। एक फिल्म चौकी पे रहता है और दूसरा अक्षरा में। मेरे पास इनके पुराने नंबर्स हैं जो कि बंद है, लेकिन एड्रेस है मेरे पास, तो मुझे खुद जाकर मिलना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन जल्दी आ जाना। मैं यहाँ पे बहुत बोर हो रही हूँ और अब तो खाना भी नहीं खाया जा रहा मुझसे। इन दोनों में से मेरी किसी एक से भी मुलाकात हो गई ना, तो हमारे यहाँ रहने के मसले हल हो जाएंगे। ये दोस्त तुम्हारे कहीं पहले वालों की तरह तो नहीं निकलेंगे? नहीं, ऐसे नहीं है, उनसे अच्छे हैं। अपना ख्याल रखो, मैं आता हूँ। अल्लाह हाफिज। मैं जा रहा हूँ, कोई बात हो तो मुझे फ़ोन करके बता देना। ख्याल रखना। तुम भी।
महविश के कारनामों पे लोग कम हंस रहे थे कि दूसरी शादी करके तुम्हारे अब्बा ने एक नया कारनामा सर अंजाम दिया। सर्कस का तमाशा बन के रह गया तुम्हारा घर, और अब मैं किसी कीमत पे उस घर में नहीं जाऊंगी। तुम्हें तो खुशी होती है ना मुझे परेशानी में अकेला छोड़कर। जिन पैसों की खातिर मैंने नौकरी छोड़ दी, अपना हाथ में पैसे रहे ना नौकरी। अब्बा भी हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। अब मुझ में हिम्मत नहीं कि रोजाना अस्पताल जाके उनकी तीमारदारियां करता रहूं। उनकी दूसरी बीवी भी घर पे कब्जा करने की नीयत से आ गई हैं। अम्मा भी घर छोड़ के जा चुकी हैं। अब पीछे में मैं ही अकेला रह गया हूं। तुम्हारे लिए बेहतरी इसी में है कि तुम यही अम्मा के घर में मेरे साथ रहो। खाम का घरेलू मसाइल में पड़ के अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं अब्बा से कहती हूँ, वो कल ही अपनी कंपनी में तुम्हारे लिए बात कर लेंगे। नायला, मैं तंग आ गई हूँ नौकरी का अजाब सहते सहते, फिर भी तुम मुझे नौकरी का मशवरा दे रही। तो फिर मैं तुम्हें इतने पैसे कहाँ से ला के दूँ तुम अपना कारोबार शुरू कर सको? तुम्हारे जेवर किस काम आएंगे? शहजाद, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं जेवर बेचूंगी? जेवर मुश्किल वक्त का सहारा होते हैं। अरे मेरी जिंदगी में इससे मुश्किल वक्त और क्या हो सकता है? अगर नौकरी ना मिलती तो और बात थी। कल को अगर कारोबार में नुकसान हो गया और आखिरी सहारा खत्म हो गया तो हम मुंह तकते रह जाएंगे। देखो, इस मामले में तुम मुझसे कोई बात ना करो तो अच्छा है। नायला, तुम मेरी बीवी होके मेरी मुश्किलात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? एक मैं ही तो हूँ जो तुम्हारी मजबूरियों को समझ रही हूँ, तभी तुम्हें कहा है कि मेरी अम्मा के घर मेरे साथ में रहो। तुम्हें दोबारा नौकरी दिलवाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। अगर फिर भी तुम्हारे दिमाग पे कारोबार करने का पूछा आ रहा है तो जाओ, जाके अपने बाप से जायदाद में हिस्सा मांगो। वैसे भी उनकी दूसरी बीवी और कुछ ना सही मकान तो जरूर बिकवा देगी, और अगर मकान बिका तो सबसे ज्यादा हिस्सा तुम्हारा होगा। जी, आप कौन? आपको तारुफ कराने ही भूल गया। मैं इस होटल का इंचार्ज हूँ, सोचा आपसे मिल लूँ। अगर आपको हमारे होटल में किसी किस्म की तकलीफ का एहसास हो तो आप बता सकती हैं। जी नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अगर आप पूरा लगे तो मैं अंदर आ जाऊँ। अंदर कुछ गपशप करना सर। अभी वहीद यहाँ पे नहीं है, आप नहीं आ सकते अभी यहाँ पर। देखा तो मैं आपके दर्शन इज्जत के साथ यहाँ से चले जाएं, वरना क्या करोगे? वरना मैं शोर मचा दूंगी। और मजा के अपनी इज्जत ही ख़राब करोगी। अगर करना चाहती हो तो मचाओ शोर। देखें, आप निकल जाएं यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मुंशी फरीद के हाथ आया हुआ शिकार इतनी आसानी से नहीं जाता। और वैसे भी एतराज़ तुम्हें किस बात का है? घर से भागी भी लड़की हो तुम। अकेले लड़के के साथ कमरे में रहने में कोई परहेज़ी नहीं। और अगर मैं थोड़ा सा बद परहेज़ी के लिए बोल रहा हूँ तो एतराज़। इतना जुल्म तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, हाँ। फात, फात कहाँ मर गया तू? फात। अरे हाँ हाँ बेटा, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो जैसे मैं कोई कल की बच्ची हूँ? अरे मैं एक मजबूत औरत हूँ और अच्छे अच्छों को सीधा करना आता है मुझे। अरे हाँ हाँ, मैं तेरे अब्बा के घर पे खैरियत से पहुंच गई हूँ। फिलहाल तो उसे दिल का दौरा पड़ा है। अच्छा, अब मैं फोन रख रही हूँ। अब मुझे हर 2 घंटे बाद फोन करके परेशान मत करना, मैं तुम्हें खुद फोन कर लूंगी। चलो, अच्छा, खुदा हाफिज। पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ मक्खियों के भिनभिनाने का शोर सुनाई दे रहा है। लग रहा है दोपहर का खाना भी खुद बनाना पड़ेगा और रात के खाने का भी खुद इंतजाम करना पड़ेगा। अगर किसी और के आसरे पे रही तो भूखी मर जाऊंगी। चल परवीन, काम पे लग जा। आप ही चाहता हूँ दादा, कहीं मैंने आपको सोते हुए जगह तो नहीं लिया, या शायद कहीं हम मुर्गी सेवा करते हुए मसरूफ़ तो नहीं थे? अरे नहीं दादा, नाराज़ मत हो, मजाक कर रहा हूँ। आपकी खिदमत में कर्ज थी,
मेरे जाल में एक अदद मुर्गा और एक अदद मुर्गी फंसे हैं, तो सोचा पहले आपको बता दूं। अच्छा ठीक है दादा, आपका खादिम, ताबेदार। ठीक है दादा, ठीक है। ओके दादा, अल्लाह हाफिज़। तुम आज दुनिया की तमाम लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही। लगता है चाल से भी इनका था। मान तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। कैसी लगी अंगूठी? बहुत अच्छी। तुम्हें अपनी बीवी बनाने का जो ख्वाब मैंने देखा वो पूरा हो गया। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। मैं भी हमेशा से तुम्हारी ही दुल्हन बनना चाहती थी, और मैं अपनी इस खुशी को अल्फाज की सूरत में बयान भी नहीं कर सकती। अपनी जिंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश बता दो जो आज तक पूरी ना हो, मैं उसे पूरा करूँ। से शादी करके मेरी जिंदगी की हर कमी पूरी हो गई है। अब मुझे किसी और चीज़ की कोई ख्वाहिश नहीं। बस मुझे तुम्हारा प्यार मिलता रहे, मेरे लिए वही काफ़ी हो। तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत जिंदगी में कभी कम नहीं हुई, ये मेरा बात। और मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि ज़िंदगी भर तुम्हारी ताबेदार होंगी और किसी भी मोड़ पर तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद। वैसे तो अब मेरी जिंदगी पहले से ज्यादा बेहतर हो गई है, बस अब एक बात की परेशानी रह गई है। वो क्या? मुझे ना जिब्रान से बहुत डर लग रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से उससे निजात हासिल की है, कहीं वो हम दोनों की खुशियों को बर्बाद ना कर दे। अब उसकी मुझ तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, क्यों उसके बारे में खामखा सोचकर परेशान हुए। कुछ दिनों बाद उसकी लाश यदि सेंटर पहुंचा दी जाएगी, और इस दुनिया में जिनको परेशान करने वाला जिंदा नहीं रहे। कहाँ कोई भी हो? मैं तुम्हें बाहर लाया हूँ, इतना अच्छा मौसम है, हवा अच्छी चल रही है ताकि तुम थोड़ा सुकून महसूस करो। और तुम हो के तुम मुझसे हमेशा झूठ बोलते आए हो वही कि तुम्हारे हैदराबाद में बहुत जानने वाले और वक्त पड़ने पे हमारी मदद करेंगे, लेकिन हकीकत तो ये है कि जब हम पर बुरा वक्त पड़ा है तो कोई मदद करने को तैयार ही नहीं है। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी तो पूरी कोशिश इस मसले का हल निकाला जाए। तुम्हारे बस में अब कुछ नहीं है वलीद। तुम हमेशा मुझे कराची में झूठी तसल्लियां देते आए और अब देखो हम फंस गए हैं यहाँ पर। तुम हमेशा बुरे अंजाम को क्यों सोचती रहती हो? सामने जो हालात नजर आ रहे हैं, क्या उससे मुझे अंदाजा नहीं हो रहा कि हालात किस मोड़ की तरफ जा रहे हैं? खुदा के लिए मुझे इस होटल से निकालो, मेरा इस होटल में दम घुटने लग गया है। तुम्हें मालूम है कि आज वेटर भी मेरे कमरे में आ गया था और मुंशी वहाँ का, वो तो कमरे के अंदर घुस गया था। असल में हम भाग कर आए, इसकी वजह से हमारे अंदर एक खौफ बैठा हुआ है। इस वक्त सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने अंदर से इस खौफ को निकाल दो।
इस वक्त सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने अंदर से इस बॉस को निकाल दो। मैं मुतमईन होकर कह रहा हूँ, तुम्हें सब ठीक लगने लगेगा। तुम मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करने लगे हो वहीद। मुझे कल से इस होटल में नहीं रहना है। खुदा के लिए मुझे इस होटल से निकालो। और बात तो ये कि बात हम भी जानते हैं कि हम दोनों की भी शादी नहीं हुई है। कोई आ जाए वो पूछ ले तो मुझसे तो ठीक से झूठ भी नहीं बोला जाता है। इसलिए कोई ऐसी सूरत पैदा करो कि हमारी शादी हो जाए, शायद इसी तरह मुझे कुछ थोड़ा इत्मीनान भी हो जाए। ठीक है, कल सुबह सबसे पहले कमरा तब्दील करेंगे, उसके बाद किसी वकील को देखकर कोर्ट मैरिज करते हैं। ठीक है, अब तो खुश हो ना, मुस्कुरा दो। वैसे एक बात पूछूं, उस्ताद मैं भी और वहीद जो है गैर शादीशुदा है। कल सुबह होटल छोड़ने की बात कर रहे थे और ये भी बोल रहे थे कि जो ना कोर्ट में जाके शादी कर लेंगे। खबर पक्की है ना तेरी? हाँ उस्ताद, खबर पक्की है। अगर झूठ निकले जो सजा दो आप। चल मैं दादा से बात करता हूँ। ठीक है। तुझे एक कप चाय लिया मेरे लिए। हाँ दादा, क्या हाल है? ठीक ठाक है। वही पिंजरे में जो फंसे हुए थे मुर्गा मुर्गी। जी जी। सुबह सुबह कहाँ जाने की ठानी है? हम ये कमरा छोड़ रहे हैं। मेहमान नवाजी पे कोई कमी पेशी रह गई क्या? अरे नहीं नहीं, हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद जाने से पहले दादा के घर का दीदार नहीं करोगे? अरे आइए हुजूर, अगर आप थोड़ा सा और लेट हो जाते तो मेरे परिंदे उड़ जाते। शाह ये हैं परिंदे। ये आप सब आपकी सोबत करने दीजिए। मुंशी जी, तुम वाकई काम के आदमी हो। कार पर पलटना और पलट के झपटना, शिकार पर भी गजब की नज़र रखते हो। ये तो बस आपकी सोबत करने दीजिए। पकड़ो इन्हें, ले चलो। जी भाई, इस घर की आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीमत दिलवा सकते हैं? आपका घर हाईफाई घर नहीं है, मामूली सा है, और ऐसा घर की मार्केट में वैल्यू भी कम है। फिर भी आपको क्या लगता है कि इस मकान की क्या कीमत दिलवा सकते हैं आप? 70 से 80 लाख। चलें ठीक है, 80 लाख में अपने घर का सौदा करने को तैयार। ये घर तुम्हारे बाप का नहीं रहा जो इसका सौदा करने की जुर्रत कर रहे हो तुम। आप मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश ना करें। आपका अब्बा का जो भी मामला है ना, उसे मेरा कोई लेने देना नहीं।
वो आप जाने और अब्बा जाने। और खुदा के लिए आप मेरे घरेलू मामला से दूर रहे तो बेहतर है। अगर तुम्हारी यही सोच रही ना तो कल से क्या आज ही से तुम्हारा इस घर में दाखिला बंद कर दूंगी। मुझे कोई कमजोर औरत नहीं समझना जो किसी की भी धमकियों से डर जाएगी, समझे? और आप लोगों की तो खैरियत इसी में है कि आप लोग आराम से यहाँ से चले जाएं। ये मकान तो किसी सूरत दिखने वाला नहीं। आप इनकी परवाह ना करें, आप पार्टी से बात करें। इनके तो दिमाग खराब हो गया। दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब हो गया। घर के ओरिजिनल कागजात मेरे पास होने के बावजूद तुम इस घर को बेचने की गलती कैसे कर सकते हो? मैं यहाँ कल से बैठ के झक नहीं मार रही हूँ। घर की हर कीमती चीज अब मेरे कब्जे में। पहले अपने घर के मामलात बेहतर करें, फिर आगे हमसे राब्ता करें। आइंदा तुम किसी भी ऐरे गैरे को मेरे घर में लेकर आए ना तो सबकी टांगे तोड़ दूंगी मैं आपको नेक्स्ट टाइम देख लूंगी। चल। ये घर तो मेरी मर्जी के बिना बिक ही नहीं सकता। देखती हूँ कैसे बेचते हैं। का वास्ते सेठ, छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हें छोड़ दूं? तुमको छोड़ दूं? हैं? बड़ी मुश्किल से तो तुम हद पे चढ़ी हो, हैं? कैसे तुम्हारे अंदर से चालाकी अभी तक गई नहीं है? तुम जानते हो सेठ, मेरी शादी हो गई है, मुझ पे रहम करो। तुम मुझसे रहम की भीख मांग रही हो, जिसने तुमको पाने के लिए नजर क्या क्या कुछ खो दिया। आज इस दिल में दो आगे सुलग रही है, एक मोहब्बत की और एक इंतकाम की। आज दोनों में से किसी एक आग को तो बुझाना होगा। वरना इस आग में चल के अक्सर हो जाऊंगा। तुमने मुझसे छोड़ने का आरोप छीन लिया। एक मामूली टैक्सी ड्राइवर के लिए तुमने अपने कितने चाहने वालों की जिंदगी तबाह की। आज अपनाइयत से ज्यादा इंतकाम की आग सुलग रही। का वास्ते से मुझे हाथ ना लगाना, मैं किसी की अमानत हूँ। तुम मेरी अमानत थी और तुम मेरी ही अमानत हो। मेरे जज्बात की आग को बढ़ावा देने के लिए तुम जिब्रान की झोली में जाके गिर गई। एक शरीफ इंसान को तुमने लड़ने झगड़ने पे आमादा कर दिया, फिर ऊपर से तकाजा करती हो कि तुमको छोड़ दूं। ओ बादशाह के बच्चे, क्या मुसीबत आ गई तुझे? तो हमेशा रंग में भंग डालने के लिए ही क्यों फोन करता है? सेठ जी, एक बहुत बुरी खबर है। शेरी को गिरफ्तार कर लिए पुलिस वालों ने, और उसने आपके बारे में सब उगल दिया। और पुलिस किसी भी टाइम आपके घर पे आपको अरेस्ट करने आ सकती है। क्या बकवास कर रहा है? क्या आजकल दिन में नशा करने लगे हो? सेठ जी, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, पुलिस किसी भी टाइम आपके फ्लैट पे पहुंच सकती है और आपको अरेस्ट करने के लिए। तो आप वहां से निकले फौरन। अबे बंद कर फोन। दरवाजा खोलो सेठ दाऊद। तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। मैं इंस्पेक्टर आसिम अपनी नफरी के साथ तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना मजबूरन हमें एक्शन लेना पड़ेगा।
दरवाजा खोल दो, सिट डाउन। हाँ बेटे, आपके मामा लोग आ गए। जब तक मैं अंदर हूँ गायब हो जाओ, देखना मत। और हाँ, मेरा दोस्त जमाल जैसे ही अमेरिका से आ जाए फौरन उसको अप्रोच करना, क्योंकि उसके सिवा इस वक्त मुझे कोई नहीं छोड़ा सकता। और जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं कोई नजर मत आना, दफा हो जाओ कहीं तक। मैं भी यही हवा खा के आता। बहुत खुश नसीब हो रवि, वरना आज मैं तुमसे वो घिनौना इंतकाम लेता तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक हो रहे। एक बात याद रखना, जब तक तुमसे इंतकाम नहीं लूंगा मुझे चैन से मौत भी नहीं आएगी। मौत भी नहीं आएगी। बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है। सिट डाउन। तुम्हारा घिनौना खेल खत्म हुआ। चलो से चलो चलो डालो मोबाइल में, निकालता हूँ मैं इसकी आशिकी का भूत। दीदी आप भी आ जाए हमारे साथ। आज बेफिक्र हो जाए, आज अरे एक मामूली औरत की ये मजाल कि इतनी दूर से आके तुम्हारे घर पे कब्जा जमा ले, इसे कैसे हो सकता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि घर के ओरिजिनल पेपर्स कहाँ से आए उसके पास। जाहिर सी बात है, घर पे काबिज है वो, इसे अलमारी से मिल गए होंगे। हमें कुछ करना होगा नायला, वरना उस औरत से बातचीत करके मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि हमारे कुछ करने से पहले वो हमारा सफाया कर देगी। तुम भी अजीब बातें करते हो शहजाद। उसमें इतनी हिम्मत है कि हमारा सफाया कर दे? उसे कोई मामूली औरत नहीं समझना, बहुत चालाक और समझदार औरत है वो। मुझे तो लगता है कि दौलत और जायदाद के लिए उसने अब्बा को फंसा लिया होगा। कागजात हाथ लगने से क्या होता है? मकान तो तुम्हारे अब्बा के नाम है ना। लेकिन उसने हमारे कागजात पे कब्जा कर लिया है। हमें आज ही तुम्हारे रिश्तेदार वकील से बात करनी होगी, समझ रही हो ना? ठीक है, मैं वकील से आज ही बात कर लेती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम अपनी अम्मा को एतमाद में ले लो ताकि वो तुम्हारा साथ दे दे। अगर ये मकान उस औरत के हत्थे चढ़ गया ना तो हमें उस घर से जूते मार के निकाल देगी। घर वालों को झोंपड़ियां तक नसीब नहीं होंगी। इससे पहले भी बहुत तमाशा होता रहा है, लेकिन अब अपने खानदान को बेइज्जती और रुसवाई से बचाना तुम्हारा काम है। अम्मा को साथ में लाना मुश्किल नहीं है, बस तुम अपने वकील से बात करो। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद उस औरत को सबक सिखाना है। SHO अख्तर जमाल बात कर रहा हूँ जौहर थाने से। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब। मैं इंस्पेक्टर दिलावर बात कर रहा हूँ लतीफ़ाबाद थाने से। आपके हुदूद से एक लड़का और लड़की का जोड़ा भाग के जो आया था हैदराबाद, वो मेरे हिरासत में है। लड़की का नाम महविश और लड़के का नाम वहीद है। सर, हमें ये इन्फॉर्मेशन देने का बहुत शुक्रिया। इन दोनों मुल्जिमान का केस यहाँ पहले ही फाइल हो चुका है। हम बहुत जल्द इन्हें अपनी तहवील में लेने के लिए हैदराबाद बंदे भेज देंगे। चले, मैं अभी थाने पहुँचा हूँ, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओ नासिर, मेरी यूनिफॉर्म निकाल। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतने अरसे से मैं भी शेगुल खिलाती रही और आप लोग खामोश तमाशाई बने हुए देखते रहे। कम से कम अपने भाई की इज्जत का तो ख्याल रखा होता।
हम खामोश नहीं रहे। मैं तो महविश के सामने दीवार बन के खड़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे और हम सब लोगों को दूसरों के सामने शर्मिंदा कर दिया। मुझे तुम्हारी बातें अभी भी अच्छी तरह याद है कि तुम महविश के गुण गाया करती थी। मेरी महविश तो इतनी पढ़ी लिखी है, मेरी महविश तो ये, मेरी महविश तो वो। अब तुमने सबक सीख लिया ना, इसलिए कहती हूँ मैं, इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि महविश घर से, अगर तुमने उसकी अच्छी तरबियत की होती तो वो कभी भी ऐसा नहीं करती। मेरी बेटियों की मिसाल तुम्हारे सामने है, ये सब मेरी तरबियत का नतीजा है। कल मनान एक अखबार लेकर आया था जिसमें महविश के घर से भाग जाने की खबर छपी थी। वो खबर पढ़ के मैं शर्म से पानी पानी हो गई। तो खुद सोचो कि मनान पे क्या बीती होगी। अब अंदाजे लगाने का कोई फायदा नहीं है, फिर से अपने घर को जोड़ने की कोशिश करो। मेरी समझ में नहीं आता कि वो घर है या क्या कहना चाहिए कि वो क्या है। रजा भाई ने दूसरी शादी कर ली, उसकी बीवी ने आके तुम्हारे घर में डेरा जमा लिया। बजाय इसी के तुम उससे मुकाबला करती, तुम यहाँ आके बैठ गई। शदाउतर अपनी बीवी के मसाइल में उलझा हुआ है। आखिर ये कब तक तमाशे चलते रहेंगे? इन्हीं मसाइल की वजह से तो मैं वो घर छोड़कर यहाँ आई हूँ। यहाँ रहने से क्या होगा? क्या तुम्हारे मसाइल हल हो जाएंगे? क्या तुम सुख का सांस ले सकोगी? दूसरों को शामिल करने के बजाय अपने मसाइल को खुद हल करने का सोचो। तुम्हारी बातें अपनी जगह पर ठीक है सलीमा, लेकिन दूसरों के साथ साथ अब मैं भी अपनी गलतियों के बोझ दिले तब कर बहुत कमजोर हो गई हूँ। तो नहीं मेरे हंसते बोलते घर को किसकी नजर लग गई। Choppy, you're very patient. Push to me. You didn't knock out. Like, tell me. Nothing. William not died. This is good like beaten and you be. मैं तो यही मशवरा दूंगा कि सबक करने और अल्लाह पर भरोसा रखने के सिवा कुछ चारा नहीं देगी। जिस तरह मैं आज से तैरने मेरी बेटी फादर का window with you. Wishing that आज भी मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा रहे। उसने मेरी बेटी को सेक्स गाँव के सर से बचा दिया होगा। मेरी बेटी को जोर नहीं है। वो किसी के सामने इतनी जल्दी आदमी नहीं गए। अभी से पहले आज और आइंदा हमारे भविष्य में उसकी जिंदगी आराम में रखे। It's a will be that community thought. Someone should go.
पेशेंट के साथ? इनके साथ एक साहिब आए थे जिनको लेकर आए थे। ये कैसे हो सकता है? हार्ट के पेशेंट को ऐसे खुदा के आसरे पे छोड़ दिया। अगर उन साहब का कोई भी राब्ता नंबर है तो उनसे कांटेक्ट करके फ़ौरन बुलवा लें। सर, 1-2 बार मैंने ट्राई किया था इनके नंबर पर, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। हालांकि मेरे अंदाजे से वो इनके बेटे थे। किस तरह का बेटा है? बाप को यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया। कोई और फैमिली मेम्बर से रब्ता? सर, मेरे पास इस तरह इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, जब ये नींद से उठे तो किसी जानने वाले का कॉन्टेक्ट नंबर ले लें और उनसे रब्ता कर लें। ठीक सर। कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मैं इस कमरे में नहीं रह सकता। कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया? यहाँ सो क्यों नहीं रहे? ना जाने क्यों मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि तुम 2 दिन से सेठ दाऊद की कैद में रही हो। वो तुम्हारी जान और इज्जत का खुला दुश्मन है, तो तुम उसके शर से कैसे महफूज रही होगी? जिब्रान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी जुबान से ये सब सुन रही हूँ। अगर कोई और ये बात करता ना तो शायद मुझे इतनी तकलीफ ना होती। मुझे दुख और तकलीफ इस बात का कि ये सब मैं तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ। तुम सब सोच भी कैसे सकते हो मेरे बारे में? मैं भी इंसान हूँ। इंसान के दिल में वसवसे और शक पैदा हो सकते हैं। खुद जिब्रान, अगर सेठ दाऊद जैसा इंसान पर एतबार कर सकता है तो तुम कैसे शक कर सकते हो मेरे पे? यकीन करो, सब कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल पाक हूँ। उन्होंने वहां मुझे बस एक कमरे में कैद रखा था और हाँ, सेठ दाऊद वहां आया जरूर था, लेकिन जैसे ही वो आया पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। देखो राबिया, मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं। मेरा दिल ये गवाही देता है, कि सेठ दाऊद तुम्हें कैसे सही सलामत वापस भेज सकता है। तो तुम्हारा मतलब है कि? तो मेरा मतलब अच्छी तरह समझ सकती हो। जब तक मुझे खुद तुम्हारी पाक दामनी पर यकीन नहीं होता तक मैं इस कमरे में नहीं हो सकता। अभी तो महविश के लगाए हुए दाग तो भी नहीं गई थी कि तुम्हारे अब्बा ने मजीद मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। देखिए अम्मी, पुरानी बातों को भूल जाए, खास तौर पे उस महविश को। उससे अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। रिश्ते कह देने से खत्म नहीं हो जाते। मेरे दिल से पूछो, मेरा कलेजा जल रहा है। पहले मैंने अपने प्यारे से बेटे जवाद को खो दिया और अब महविश को। ये दुख क्या कम था कि तुम्हारे अब्बा ने दूसरी शादी करके मेरे दिल को ठेस पहुंचा दी। अम्मी, अभी आपसे एक सवाल करना है। आप पुराने मसाइल को मुसलसल बोझ बनाए रखना चाहती हैं या नए मसाइल का मुकाबला करना चाहती हैं? अरे आपको तो मालूम ही है कि हम मसाइल में पूरी तरह से जकड़े हुए हैं। तो अब मैं क्या करूं? मेरे बस में अब कुछ नहीं है। हमारा जो जी चाहे करो। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता अम्मा, मुझे आपका साथ चाहिए। अरे उधर अब्बा अस्पताल में पड़े,
मुझे अपनी नौकरी और इस मकान के मसाइल से फुर्सत ही नहीं कि अब्बा को जाके अस्पताल में देख सकूं। अरे इधर उनकी बीवी ने मकान पे कब्जा कर रखा है। तो ऐसी औरत से उसे शादी करने की जरूरत ही क्या थी, जिसने आते ही उसको अस्पताल पहुंचा दिया। कि अम्मी आप ये भूल जाएं कि अब्बा ने क्या किया और क्या नहीं। ये देखें कि उस औरत के हमारी जिंदगी में आने के बाद हमारे मसाइल कितने बढ़ गए। अगर ये मकान बिक गया तो हम कहाँ रहेंगे? और अगर अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं तो जायदाद में से सौतेरे भाई को हक जाता है। लेकिन हमें मिलकर कुछ ऐसा करना होगा कि अब्बा के ठीक होने से पहले उस औरत को भगा दें, वरना वो अब्बा को फोर्स करके ये मकान बिकवा देगी। याद रखें, अब्बा के पास उसे देने के लिए एक पाई नहीं है। इसका एहसास तो उसे उस औरत से शादी करने से पहले होना चाहिए था ना। ओहो अम्मी, अरे तो मैं क्या करूं? मेरे दिल से उसके लिए गुस्सा कम ही नहीं होता है। बताएं ना, उस औरत का मुकाबला करने और उसे कराची से भगाने के लिए आप मेरा साथ देंगी या नहीं देंगी? ठीक है, दूंगी मैं तुम्हारा साथ। अपने जाती मामलात को सुलझाने के लिए मेरे घर को मुहाज ना बनाए। मैं हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं दूंगी। मामी, खुदा ना खास्ता हम कोई ऐसा काम थोड़ी करें जिसकी वजह से आपकी इज्जत पे आज भी आए। मैं आप दोनों की बातें सुन चुकी हूँ। मेरा मशवरा ये है कि आप दोनों मज़ीद इस दंगल में ना उलझे, वरना बची कुची जो इज्जत है ना वो भी ज़ाया हो जाएगी। लेकिन मामी, लेकिन जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया। मानना या ना मानना अब आप दोनों का काम है। मामी हमारा साथ देने के बजाय हमारे काम में रुकावट डाल रही हैं। आप उन्हें कैसे बर्दाश्त कर रही हैं? बेटा, जब अपनी छत ना रहे ना तो परायों की तरह अपने भी मुंह फेर लेता है। ये तो है अम्मी, लेकिन मामी जो भी कहे हमें अपना काम जारी रखना चाहिए। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रख। हाँ भाई, जौहर थाने जाना है। भाई जौहर थाने जाना है, चलोगे या नहीं? हाँ चलूंगा, जरूर चलूंगा। बैठो, बैठो, बैठ। बैठी और तुम मेरे चमोट बैठी सुन यार। वैसे भाई साहब, ये दोनों आपको मिले कहाँ पे? क्यों? मैं इन दोनों को जानता हूँ। तुम किसे जानते हो? हैदराबाद से बगल के लाए हैं इनको। दरअसल ये जो लड़की है, इसको मैं कॉलेज से पिक एंड ड्रॉप देता हूँ, और ये जो लड़का है वही इसी लड़की के चक्कर में मेरे हाथों पिट चुका है। और इनकी जो FIR थाने में कटवाई थी, मैं ही इनके बाप और भाई को लेकर गया। अरे हैरत की बात है, तुम जाके इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो कि हैदराबाद से इन लोग को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। वैसे भाई साहब, आप लोग ना इनाम के मुस्तहक हैं। अब मेरे दिल में आप लोगों की इज्जत मजीद बढ़ गई है। मुझे कहीं भी हो, जमीन की तह से भी आप लोग निकाल लेंगे। न जाने क्यों मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि तुम 2 दिन से सेठ दाऊद की कैद में रही तो तुम्हारी जान और इज्जत का खुला दुश्मन है।
तो तुम उसके शर से कैसे महफूज रही होगी? देखो राबिया, मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मेरा दिल ये गवाही देता है, मेरा दिल ये गवाही देता है कि सेठ दाऊद तुम्हें कैसे सही सलामत वापस भेज सकता है। सर, इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद है जो वो लड़का लड़की से बरामद हुए हैं। इनको छोड़ो, ये बताओ कुछ कैश वेश भी है, सारा मामला सूखा है? सर जी 2,12,000 रुपये इसमें केस भी है। 2,12,000 या सिर्फ 12,000? सर जी 2,12,000 रुपये मैंने खुद ने गिने हैं। आप चाहे तो आप इसको गिन सकते हो। अफजल, तू कब बड़ा होगा? तुझे नहीं पता थाने में आने के बाद 1 किलो की चीज 1 पाव या उससे कम होके वापस जाती है। अब बता कितने? 12,000। ना इससे कम ना ज़्यादा। ना, अब तू जा, बाकी मामला मैं खुद देख लूँगा। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर उरूसा है। मैं सच सुनने की आदी हूँ, इसके अलावा कुछ सुनना नहीं चाहती। इसलिए जो सवाल मैं करूँ उसका मुझे दुरुस्त जवाब चाहिए, और अगर मुझे लगा कि मेरे किसी भी सवाल का जवाब तुमने गलत दिया या देने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारी ही बहुत बड़ी गलती होगी। वहीद यानी वो लड़का जिसके साथ तुम भाग गई थी, उसने तुम्हें भागने पर आमादा किया था या तुम्हारी भी मर्जी शामिल थी? हम दोनों की मर्जी शामिल थी। क्या निकाह कर लिया तुम लोगों ने? फिर एक साथ इतने दिन कैसे गुजारे तुम दोनों ने? मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तो ऐसा लगता है तुम और उस लड़के के दरमियान ये ताल्लुक अभी से नहीं, बहुत पहले से ही गहरा हो गया था। कब से जानती हो उसे? जानती तो 1.5 साल से हो। हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐसे हालात कभी पैदा ही नहीं हो सके क्योंकि सबकी मुखालफत थी। सो हम मौका देखकर भाग गए। होटल में ठहरने का प्लान किसका था? दरअसल यहाँ से भागने से पहले वहीद ने मुझे कहा था कि हैदराबाद में उसके कुछ दोस्त हैं जो वक्त पड़ने पर हमारी मदद करेंगे, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो उनकी मदद ना पा सके। वो हमें एक दिन के लिए भी अपने घर में रखने को तैयार नहीं थे, तो इसलिए हमें होटल में ठहरना पड़ा। इस काम में तुम अपने से ज़्यादा किसको कसूरवार समझती हो? जिस खुशफहमी के साथ उनसे हैदराबाद भगा कर लेकर गया था वो दरअसल मेरी गलत फहमी थी। शायद उसकी सब गलत प्लानिंग की वजह से मैं बुरी तरह फंस गई हूँ, और अब मुझे नहीं पता कि मेरे घर के दरवाजे मेरे लिए खुले में भी हैं या नहीं, क्योंकि मैं ज़रूरत और रसवाई के सिवा वहाँ पे कुछ छोड़कर नहीं आई हूँ। महविश अब तक यही समझ रही है कि तुम उससे सच्ची मोहब्बत करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। तुम्हारे कई बयानात की वजह से मैं इस शक में मुब्तला हो गया हूँ कि तुम उससे शादी करने के हक़ में नहीं थे, ना हो और ना आइंदा उसका ये ख्वाब पूरा करोगे कभी। दूसरी अहम बात ये कि तुम महज उसका इस्तेमाल करना चाहते थे, और वो दिन दूर नहीं था जब तुम किसी भी वक्त उसे छोड़कर से गायब हो जाते कि महविश के लिए ना जीना आसान होता ना मरना, क्योंकि तुमने उन 2.5 लाख रुपए पर अपना कब्जा जमा लिया है जो महविश अपने घर से चुरा कर लाई थी। महविश से मोहब्बत और शादी करना तुम्हारा असल मकसद नहीं था, बल्कि तुम वो 2.5 लाख रुपए हथियाना चाहते थे। यही तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। अब बताओ, मेरी तहकीक
और तुम्हारे दिल में छुपी हकीकत, दोनों में कितना फ़र्क है, कितनी बातें सच्ची हैं और कितनी झूठी। आपकी कोई बात झूठ नहीं। एक मासूम लड़की को बरगला कर गुनाह के जिस दलदल में तुमने धकेल दिया है, मेरे नज़दीक तो इस गुनाह की सज़ा मौत होनी चाहिए, लेकिन कानून का तकाजा ये है कि तुम जेल की सलाखों के पीछे उस वक्त तक चलते रहो जब तक तुम्हारे इस गुनाह का अज़ाला नहीं हो। मैं अपनी रिटायरमेंट के बाद बहुत खुश था कि मैं अपने बाल बच्चों के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारूं। लेकिन जब से मैं इस घर में आया हूं, उस दिन से अब तक मुझे सिर्फ दुखों और परेशानियों के अलावा कुछ नहीं। सर, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। बहरहाल आप अपना दिल छोटा ना करें, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा जिब्रान? महविश मेरी सारी जिंदगी की सारी कमाई लूट कर लिए गई। दूसरी बीवी अपना हक मांगने आ गई। पहली बीवी घर छोड़ के चली गई। मैं यहाँ अस्पताल में तड़प रहा हूं और वो शहजाद मेरा बेटा, उसको तो मेरी शक्ल देखना नसीब नहीं। और मुझे एक बात बताओ, तुम अपने जब पराये हो जाते हैं बेगाने, तो फिर गैर कैसे साथ देंगे मेरा? सर, मैं आपका साथ दूंगा, आप हिम्मत से काम लें। नहीं जिब्रान, हमसे हिम्मत जवाब दे गई। मैं अंदर से बिल्कुल टूट गया। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि मेरा घर जाना भी हो सकेगा। ये नहीं, या फिर मैं यही मर जाऊंगा। ऐसी ऐसी मायूसी की बातें ना करें। मैं एक रहमदिल और मददगार खातून को जानता हूँ, नरगिस नाम है उसका। मैं उनसे बात करता हूँ, वो महविश की जमानत जल्दी करवा देगी। मत नाम लो उसका, मर चुकी है मेरे लिए। मैं उसका बाप कहलाना पसंद नहीं करता। उसका नाम मत लेना है ना मेरे साथ। खून के रिश्ते इतनी आसानी से मिटाए नहीं जाते। आप एक दफा ठीक हो जाएं, घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। पता नहीं तुम मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो जिब्रान? मेरी पहली बीवी और शहजाद मुझे अपना मुजरिम समझते हैं। देखो, मैं मानता हूँ मुझसे एक गलती हो गई थी, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा कि मुझे एक लम्हे में पराया कर दी। और देखो, जहां तक दूसरी बीवी का ताल्लुक है ना, अल्लाह जानता है मैंने उसके साथ कोई ज्यादती नहीं। उसको तनाव उसकी गलतियों की वजह से हुई है। अब वो अपने बच्चे का हक मांगने आ गए। तो मुझे पता है, मैं जानता हूं कि जब तक उसको हक नहीं मिलेगा वो मेरा जीना दुभर कर दे। अब बताओ, इतने ही सारे लोगों में मेरे साथ मौजूद है, मैं क्या पे भी अकेला हूं। अब भाई मैं इस बेबसी का रोना ना रो तुम्हारे सामने, तो मैं क्या कर, अकेला रह गया हूं। बिल्कुल अकेला हूं।
देखो, मैं किसी भी कीमत पर इस घर के कागजात तुम्हारे हवाले करने को तैयार नहीं। ये घर तो हर हाल में बिकेगा और उस पर पहला हक मेरे बेटे का होगा। देखिए, जैसा आप चाहेंगी ना वैसा नहीं होगा। एक अरसा बीत गया है मेरा इस मकान में, मैं इतने आसानी से ये मकान आपके हवाले नहीं कर सकता। आप पेपर्स मेरे हवाले कर दो। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ना दूं तो मेरा क्या बिगाड़ लोगी? ये बात की बात है। फिलहाल मैं आपको यहाँ ये समझाना आया हूँ कि इस मसले का हल बैठ के आराम से बातचीत करके निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर तुम्हें इस मकान से इतना लगाव है तो 5 लाख मुझे दे दो और घर के कागजात ले लो। 5 लाख? 5 लाख तो वैसे कह रही जैसे मैंने नोटों की मशीन लगा रखी हो कि मैं नोट छापूं और आपके हाथ में लाके रख दूं। इतनी महंगाई के दौर में 5 लाख की एक अहमियत है। आप प्लीज जरा लॉजिकल बात करें। मैं इतनी दूर से इसलिए नहीं आई हूँ कि 1-1.5 लाख लेके रुखसत हो जाऊंगी। अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई तो तुम सबका जीना हराम कर दूंगी। वो तो माशाल्लाह से आपने आराम कर ही दी है, अब किस बात की कसर रह गई है? और रही बात 1-1.5 लाख रुपए की, तो अगर आपका उससे गुजारा नहीं होता है तो आप प्लीज अपनी आखिरी लिमिट बता दें मुझे। ये मकान बिके या घर का कोई फर्क, मुझे सिर्फ अपने पैसों से गर्ज है। देखिए, बात सीधी सी है कि जिस तरह से आप अपनी बात पे अड़ी हुई है ना, आपकी ये बात आसानी से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आप तो शराबत की ज़बान समझती नहीं है। मैं इस मसले का हल तलाश कर रहा था, लेकिन आप खुद उलझ रहे। बेहतर यह है कि आप 1-1.5 लाख रुपए लें और यहाँ से जाएं, वरना जो कुछ उसके बाद होगा ना, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। यही बात मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ, दोबारा मेरे मुंह लगने की कोशिश मत करना। ये मत समझना मैं तुम्हारी बातों से डर गई हूँ, और ना मैं डरपोक हूँ। चलो जाओ, जो दिन में आए कर लेना। ये घर तो मैं बिकवा के रहूंगी। जाओ। बड़ा आया मुझसे कागजात लेने वाला, देती हूँ मैं अच्छी तरह। अब मुझे शिद्दत से ये एहसास होने लगा है कि वो खातून बातों से डरने या सहम जाने वाली नहीं है। अब अमली तौर पे इसको डराने और कराची से चले जाने के लिए कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो औरत पूरी तैयारी के साथ यहाँ आई है। जिस तरह ये बाजी हमारे लिए चैलेंजिंग हो गई है, इसी तरह उसने इसे अपने लिए चैलेंज बना लिया। सर धड़ की बाजी लगाने के लिए वो भी तैयार है। अगर हम वकील की एडवाइस को नजरअंदाज करके उसे डायरेक्टली झगड़ा मोल लेंगे ना, तो नताइज खतरनाक निकल सकते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो कमीशन बेस पे काम करता है, उससे सिर्फ बात करनी होगी मुझे। वो क्या करे? उस खातून पे वही लोग काबू पा सकेंगे। वो उसको इतना धमका देंगे कि वो एक ही दिन में कराची छोड़ के चली जाएगी। अरे तो देर किस बात की है, तुम उस बंदे से बात कर लो। कुछ झगड़ा मोल लेने से अच्छा है किसी और को छोड़ दो। लेकिन यार एक मसला है, वो बंदा ना काम के पैसे लेता है, 5-10 हज़ार तो कहीं नहीं गए। ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर हमारा मसला हल हो सकता है तो तुम उससे बात करो, पैसों का बंदोबस्त मैं कर लूँगी। ठीक है, मैं फिर उनको अभी कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह करता हूँ।